स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे परीक्षाबाज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बजट के टाइप्स और उसके प्रेजेंटेशन पे। पिछली क्लास में आपने देखा था कि बजट क्या होता है, हमने वो बात करी थी कि बजट जैसा कोई शब्द नहीं होता है, उसको हम आर्टिकल नंबर 112 के साथ साथ बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आने वाले साल में हमें क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे, कैसे हमारे रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट होंगे, उन सब चीज़ों की बात करते हैं और कहाँ कहाँ हमें खर्चा करना है, उन सब चीज़ों पर पूरी बात होती है। उसमें पूरा एक डिटेल आता है कि मतलब कैसे कैसे पूरी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं वो होते हैं। आज हम बात कर देंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यूनियन बजट के बारे में। यूनियन बजट क्या है? पहले क्या आप जानते होंगे कि जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रेलवे बजट और हमारा जो जनरल बजट है, नॉर्मल बजट है, वो अलग अलग आता था। ये क्या था? 1924 में एक हमारी कमेटी बनी थी, जो हमारी 1924 में जो था रेलवे बजट जो है सबसे पहले अलग हुआ था कि रेलवे बजट अलग आएगा और हमारा जो नॉर्मल बजट है, जो जनरल बजट है, वो अलग आएगा 1924 में। इसमें जो एक कमेटी बनी थी, एसी वर्थ कमेटी थी, एक विलियम एसी वर्थ की कमेटी थी, जिसके रिकमेंडेशन थे 1921 में कि हमारा जो रेलवे बजट है वो अलग होना चाहिए हमारे यूनियन बजट, नॉर्मल बजट से। लेकिन 2017 से जो हमारा रेलवे बजट है वो हमारे जो नॉर्मल बजट है उसके साथ वो मर्ज हो गया, जिसे फिर हम बोलते हैं पूरा यूनियन बजट। पूरे देश का जैसे जो बजट है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें जैसे लिखा भी केंद्रीय बजट जो है, इसमें सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल जो पूरा बजट आता है उन सब चीज़ों में पूरा डिटेल रहेगा, कहाँ से कैसे हमें अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, कहाँ पे हमें जो है खर्चा करना है, वो सारी चीज़ें इसमें बात करते हैं। पहले अगर आप जानते होंगे कि पहले जो हम लोगों के जो बजट आता था वो फेब के एंड में आता था, लेकिन 2017 से ही काफ़ी सारे चेंजेस आने शुरू हुए हमारे यहाँ पे। जैसे हमारा रेलवे बजट और यूनियन बजट, नॉर्मल बजट जो है वो भी मर्ज हो गया। उसके बाद 2017 से ही हमारे यहाँ पे जो बजट आने लगा है वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब में आता है। ज़्यादातर फर्स्ट फेब को ही अभी तक आया है। फर्स्ट फेब को जो है वो बजट आना शुरू हो गया। पहले जो था लास्ट में आता था फेब में, लेकिन फेब के स्टार्टिंग में आने लगा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि जैसे बजट जब भी हम प्रेजेंट करते हैं उसके बाद बजट जब आता है तो उस पर पूरा डिस्कशन किया जाता है, अच्छा खासा डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। उसमें लोग अपने राय देंगे, अपने रिकमेंडेशंस देंगे, फिर वो कई चीज़ें पास होंगी नहीं होंगी, उन सब चीज़ों में डिस्कशन वगैरह करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। जब इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था तो फिर हमें दिक्कत होती थी कि भाई जितने टाइम लगता चला जाएगा, मार्च से ऊपर चला जाता था टाइम। अब जितना टाइम ऊपर चला जाएगा तो हमें फिर उस टाइम पे खर्चा कैसे करेंगे? उस टाइम पे खर्चा करने के लिए एक वोट ऑन अकाउंट आने लगा कि भैया थोड़े टाइम तक जब तक हमारे पास बजट हमारा पास नहीं हो रहा है तो हमें खर्चा करने के लिए वो चाहिए। जो कि क्या होता था, जो कि मैक्सिमम होता था 1/6 ऑफ द टोटल बजट हमें मिल जाता था, और वो मिलता था हमें 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए हमें वो बजट मिलता था। वोट ऑन अकाउंट, अब इनकी भी कम ज़रूरत रहे, वो सारी चीज़ें रहें और हमारा खर्चा भी पूरा और टाइमली हमारा पूरा जो है डिस्कशन खत्म हो जाए। इसलिए जो है बजट जो है फेब के स्टार्टिंग में आना शुरू हो गया। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ है वो ज़्यादातर फर्स्ट फेब को ही है। फर्स्ट फेब को जो है आना शुरू हो गया हमारा बजट, जिसकी वजह से कि ये है कि हमारा जो है 31 मार्च तक सारी चीज़ें जो है हमारा डिस्कशन वगैरह खत्म हो जाए। और जो हमें नए बजट के लिए हमने जो पैसा एलोकेट करना है कि मतलब हाँ हमें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट से जैसे पैसा निकालना है। अच्छा, अभी सब फंड्स की बात भी करेंगे कि कौन कौन से फंड्स हैं, क्या है, तो उससे जो पैसा एलोकेट करना है हर चीज़ के लिए, वो सारे एलोकेशन जो हैं बहुत आराम से हो सके। इसलिए अब जो बजट है वो स्टार्टिंग में आता है ताकि डिस्कशन वगैरह सारा पूरा हो सके। एक एक केंद्रीय बजट हो गया। दूसरा है स्टेट का बजट। अब स्टेट बजट जैसे हम केंद्र का बजट है पूरे देश के लिए बनाते हैं, उसके हिसाब से हर स्टेट का भी एक अपना बजट होता है। स्टेट को भी तो पता है कि कितनी सैलरीज में हमारा जाना है और क्या क्या हमारा, जगह स्टेट भी पहले से प्लानिंग नहीं करेगा कि हमें कहाँ का कितना खर्चा करना है, तो किस हिसाब से यूनियन से भी पैसा मांगेगा और यूनियन भी किस हिसाब से बताएगी कि भैया हर स्टेट को कितना कितना पैसा और कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट कैसे ज़रूरत है। ये थोड़ी ना है कि यूनियन ही है, पूरे देश को ही पूरा कहाँ कहाँ उसको पता होगा कि भाई, तो स्टेट्स क्यों बनाए हमने? स्टेट्स इसीलिए बनाए ना कि देश का पूरा प्रॉपर एक डिवीजन हो सके और हर जगह का पूरा एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, सबको नौकरियां भी मिल सके और सबका जो है कल्याण हो सके। तो उसके लिए हम लोगों ने स्टेट पूरी बनाई थी। और स्टेट, हर स्टेट में जैसे चीफ, जैसे प्राइम मिनिस्टर है उसी हिसाब से हर स्टेट में जैसे चीफ मिनिस्टर वगैरह है, जो उस स्टेट को, उस जगह को पूरा जो है रेगुलेट करता है। उसकी पॉलिसीज, उसका वहाँ पे जितना भैया कहीं गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कहीं उसके यहाँ पे रूल्स का वायलेशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्राइम ज़्यादा हो रहा है, सब चीज़ें, तो उस सब चीज़ों को रेगुलेट करना, वहाँ पे कितना डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कैसे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ के लिए आगे उसने क्या क्या विचार किया है कि इस तरीके से हम अपने स्टेट को और अच्छा करेंगे।
तो वो सारी चीज़ें रेगुलेट करने के लिए हमने स्टेट्स बनाए थे। तो हर स्टेट का अलग बजट आता है, उसी स्टेट के बजट से ही यूनियन बजट को भी होता है कि हाँ इस स्टेट को हमें इतना पैसा देना है। तो उसी तरीके से जैसे यूनियन बजट है उसी तरीके से हमारा स्टेट का बजट आता है। अब ये अंतरिम बजट, यही बजट जो है अंतरिम बजट जो है इस साल आपका आ रहा है, जो अभी 1 फेब को आएगा, वो आपका यूनियन बजट पूरा नहीं आएगा, फुल बजट नहीं आएगा उसका, वो आएगा आपका अंतरिम बजट आएगा। ये क्या चीज़ होती है? अब जिस हिसाब से आप देखते होंगे हर 5 साल में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। जब इलेक्शन होता है तो हमें पता नहीं है ना कि अगली बार कौन सी सरकार आने वाली है। जब हमें पता नहीं है अगली बार कौन सी सरकार आने वाली है, जो हम प्रेजेंट सरकार है वो हम कैसे कहते हैं कि हम पूरे साल में ये सारे खर्चे करेंगे। उसने मान लो कोई एक बहुत बड़ी पॉलिसी कोई ऐसी लॉन्च कर दी कि भाई इलेक्शंस आने वाले, कोई बहुत बड़ी पॉलिसीज ऐसे लॉन्च कर दी, उसका पूरा खर्चा बता दिया। अगली सरकार वो पॉलिसी नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती कि भैया हम इस पर पैसा खर्च करें, ये पॉलिसी हमारे हिसाब से हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। तो हम लोग उस टाइम पे एक अंतरिम बजट आता है हर टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे, ताकि जब तक हमारे इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा ना तब तक हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, उन खर्चों को चलाने के लिए एक बजट बताया जाता है ताकि उतने महीनों का खर्चा जो है वो चल सके। अब जैसे आपने मान लीजिए 2014 में इलेक्शंस हुए थे, तो उस टाइम पे क्या था, उससे पहले क्या था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद क्या हुआ, मोदी जी आए। अगर कांग्रेस की सरकार पूरे साल भर का अपना पूरा बजट बता देती और मोदी जी को कुछ आके चेंजेस करने थे, उनकी कमिटीज ने देश के लिए कुछ अलग अलग चीजें सोची, तो वो फिर कैसे पूरा कर पाते। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे पहले एक छोटा बजट लाया जाता है जो सिर्फ खर्चे जो है इलेक्शन तक जो है कर ले। उसके बाद जब इलेक्शंस हो जाएंगे वो अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री पूरी बना लेगा, सारी चीज़ें उनके लोकसभा वगैरह राज्यसभा में, लोकसभा वगैरह में जितने भी जैसे लोग हैं सारी चीज़ें वो अपना आ जाएंगे, मिनिस्टर्स आ जाएंगे सब है। फिर प्रॉपर एक पूरा फुल बजट आता है साल भर के लिए कि वो सरकार क्या करना चाहती है, कौन सी पॉलिसीज लाना चाहती है और कैसे अपने यहाँ पे पूरा देश को कैसे रेगुलेट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताती है। 2014 में भी यही हुआ था, 19 में भी यही हुआ था। 19 में तो फिर से मोदी जी आए थे, लेकिन क्या मोदी जी श्योर शॉट हो जाता है हमेशा कि मतलब कि हाँ मोदी जी नहीं आना है, ऐसा नहीं होता ना, कई बार चीज़ें बदल सकती हैं। तो इसीलिए एक अभी जो है इस बार भी जो अभी आपको 1 फेब को जो आपको बजट मिलेगा वो एक अंतरिम बजट है। एक जनरल बजट जो है तब आएगा जब हमारा पूरा जो है इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, इलेक्शंस का रिजल्ट आ जाएगा, सरकार पूरी बन जाएंगी, उसके बाद जो है पूरा बजट आएगा। अब जीरो बजट, जीरो बजट की अगर हम बात करें तो जीरो बजट में क्या है, जीरो बजट में ये होता है कि हम पिछले साल के चीज़ों को हम कुछ मायने नहीं रखते, उसको हम मान के चलते हैं कि जितना भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ भी था हम उसको जीरो लेके चलते हैं। हम अपनी नई पॉलिसीज और नया जो है रेवेन्यूज़ के लिए जो है हम अपना जनरेट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसा इंडिया में ऐसा यूज़ नहीं हुई कभी कि मतलब हम जीरो, हम हमेशा पुराने को देख के ही आगे चलते हैं कि पिछले साल हमारा क्या रहा, उसी से ही हम आगे का भी अनुमान लगाते हैं। वो नॉर्मल है, हर घरों में भी ऐसा ही होता है। पिछले साल हमें जितनी तनख्वाह मिली हम भी वही सोच के चलते हैं कि भाई आगे भी हमें इतनी तनख्वाह ही मिलेगी, तो उस हिसाब से हम अपना काम करते हैं। अब जैसे वही होता है ना, इंसान को होता है कि रिटायरमेंट का पता है कि हाँ रिटायरमेंट होने वाला है तो इसके बाद हमारा पैसा कम हो जाएगा, तो वो उस हिसाब से चलता है। उसी तरीके से सरकार भी वाला जो है वो पुराना जो लेखा जोखा अपना देखती है, उसी हिसाब से वो आगे की भी प्लानिंग करती है, पुराना देख के अपना फ्यूचर प्लान करती है। लेकिन जीरो बजट हमारे यहाँ पे ऐसा यूज़ नहीं हुआ कभी, क्योंकि हमने कभी ऐसा ये नहीं देखा कि हाँ पहले जो है जीरो मान के चलें और आगे की हम ऐसे प्लानिंग करने लग जाएं। तो ये 4 तरीके की बजट है। इस बार जो है आपको जो है अंतरिम बजट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार भी इलेक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेजेस क्या होते हैं बजट के पास होने की। सबसे पहले बजट जो है प्रेजेंट होगा कहाँ पे, पार्लियामेंट में जो है उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये बजट जो है प्रेजेंट कब होगा, इस बार 1 फेब को, जो कि इस बार तो अंतरिम बजट है, लेकिन हर साल जो फुल बजट भी है जैसे जो पूरा यूनियन बजट आता है वो जो है फेब के फर्स्ट वर्किंग डे में आएगा। 1 फेब को इस बार जो है ये प्रेजेंट होगा। उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। प्रेजेंट होने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, उसके बाद कुछ दिनों तक उस पर चर्चा की जाती है। चर्चा कैसे क्या रहता है कि मान लीजिए अब जैसे आप अपने घरों की भी बात करें, घरों में भी क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है कुछ है तो घर में आप अपने लोगों से डिस्कस करते हैं ना कि भाई घर में हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन आनी है, तो आप घर में पूछेंगे कि बात करेंगे कि ये वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, सब हमें कपड़े धोने में दिक्कत हो रही है तो एक वॉशिंग मशीन आ जाए। आप डिस्कस करके वो चीज़ करते हैं। कुछ बड़े खर्चे करने होते हैं तो आप घर में अपने डिस्कस करते हैं। उसी तरीके से जो भी हमारा जैसे पार्लियामेंट है उसमें भी सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है। क्यों डिस्कशन की ज़रूरत है, भाई हम कुछ भी खर्चा करें हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। ये थोड़ी ना कि सरकार ने बस ये दे दिया और सरकार हमेशा सही होगी। भाई जब 10 लोग, मतलब जहाँ 10 लोगों ने मिलकर कोई बजट बनाया है, वहीं हम पूरे भीड़ के साथ 500 लोगों के साथ वो चीज़ें पूरा हम डिस्कस करेंगे तो और थॉट्स निकल के आते हैं ना।
वो भी अपनी राय देंगे ना, क्योंकि वहाँ पे हर स्टेट के मिनिस्टर्स और सब लोग बैठे हुए होते हैं, तो सबको होता है कि भाई नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें वैसा होना चाहिए, सब डिस्कस करते हैं ना। जब 10 लोग बैठ के और ज़्यादा लोग डिस्कस करेंगे तो चीज़ें और कुछ नई निकल के आती हैं और चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि हमने अपने राज्यों में जो अपनी सरकार बनाई हुई ये सोच के तो बनाई है कि भैया वो उस जगह का कल्याण करेगी, हर जगह का, सबका अपना थॉट प्रोसेस होता है। तो ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको जो है पूरे साल के लिए लागू कर रहे हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर स्क्रूटनी की जाती है, समीक्षा की जाती है डिपार्टमेंटल कमिटीज़ की। हर जो है कमिटीज़ बनाई गई हुई हैं कि मतलब हर आपने देखेंगे अभी कि मतलब जैसे आपने पॉलिटिक्स में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हुई होती हैं। उन कमिटीज़ जो हैं वो कमिटीज़ जो है डिस्कस करेंगी सब चीज़ों पे कि भैया जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, सारी चीज़ें रही हैं, उसके बाद ये उनको देखेंगे, समीक्षा करेंगे ये सही है कि नहीं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपना बजट अपना बताएंगे कि भैया ये चीज़ें जो हमारे हिसाब से होनी है। उसके बाद सारे लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। फिर जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़, हर जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की पूरी कमिटीज़ बनी हुई हैं, वो सब उसको जो है उसकी समीक्षा करेंगे कि भैया सही है कि नहीं है। सही होगा तो फिर वो आगे चीज़ें जाती हैं, सब रहता है। फिर वोटिंग फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जितनी भी मांगे हैं, आपकी कटौतियाँ हैं, सब चीज़ें हैं, उस पर जो है मतदान होता है। जैसे हम लोग जो है मतदान करने जाते हैं, अपना वोट देने जाते हैं अपनी सरकार के लिए कि हमें कौन सी सरकार चुननी है, उसी हिसाब से जो भी हम अपना चीज़ें बताएंगे ना कि हमको इस चीज़ में इतना खर्चा करना है, वैसे खर्चा करना है, सब चीज़ें, तो उस पर जो है वोटिंग की जाती है। अब इसमें देखे होंगे कट मोशंस वगैरह भी है कि कट मोशंस, जैसे 3 तरीके के कट मोशंस आपने पढ़े होंगे, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, और तीसरा कौन सा पढ़ा है, याद भी है आप लोगों को, टोकन कट। ये 3 जो है कट मोशंस होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिसी कट में, कि मतलब हाँ कि मतलब ये हमें पॉलिसीज नहीं चाहिए हैं, कुछ है तो उसको हम कट मोशन के थ्रू, इकोनॉमिक का कट में हम लोग ये देखते हैं कि मतलब हाँ इसमें इतना खर्चा नहीं, तो इस खर्चे को इससे इतना कम कर दिया जाए। मान लीजिए अगर इसमें 10 करोड़ की ज़रूरत है, नहीं इसमें 10 करोड़ में नहीं, इसमें काम जो है 8 करोड़ में भी हो सकता है। तो उस हिसाब से ये कट मोशंस है कि जिसमें जो है सरकारें ये भी, वहाँ पे जो लोग हैं वो ये भी बता सकते हैं पार्लियामेंट में कि इसमें इतना नहीं, इतने की ज़रूरत है, इसको आप कम भी कर सकते हैं और इस चीज़ को आप हटा भी सकते हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं लगती है देश में। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं, और किन चीज़ों को हम लोग जो है हम लोग ग्रांट कर देते हैं कि हाँ मांगे जो है ये पूरी सही है, सब कुछ है, तो इनको जो है पूरा करने के लिए वो है। अब ये प्रेजेंटेशन और बजट का भी है, तो बजट जो है किस हिसाब से क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है। एक बजट की पूरी एक स्पीच होती है जो दी जाती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा पूरा जो उन्होंने बनाया है, जो अब आएगा सैमसंग टैबलेट में आना शुरू हो गया 2021 से, तो जो पेपरलेस बजट है अपना वो पूरा वो बताएंगी कि मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या है, वो अपनी पूरी स्पीच देंगी कि हमने क्या सारी चीज़ों का अनुमान लगाया है। फिर एक वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें वो सारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें उसमें पूरा बताई जाती हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स, मांगे जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि भैया जितनी हमारी मांगे हैं उनके बारे में आप बताइए कि आप लोगों को ये सही लगती हैं, गलत लगती हैं, क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में जो डिमांड्स होंगी वो अपनी पूरी जो है मांगे जो है वो बताएंगी। एप्रोप्रिएशन बिल, अब ये एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, ये आर्टिकल नंबर 114 जो है वो हमें बोलता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। जब तक ये एप्रोप्रिएशन बिल जो है उसके थ्रू जो हम अगर किसी की मतलब पार्लियामेंट की अगर हम बात करें कि अगर हम पार्लियामेंट से उसकी परमिशन नहीं ले लेंगे, जैसे घरों में है कि घरों में क्या होता है, पापा की परमिशन लेंगे तो हमें वो पैसा, पापा मम्मी की परमिशन के बाद ही हमें वो पैसा खर्च करने को मिलता है। जब तक हम लोग होता है ना कि भैया ये चीज़ों का खर्चा चाहिए, पापा ही होता है, तो परमिशन लेनी पड़ती है ना हमें। उसी तरीके से एक जो बिल है वो हम अपनी जैसे डिमांड है वो घर वालों को बताएंगे भैया हमें ये चाहिए, उसके बाद वो एक किस्म से ना बिल हमने अपना लगा दिया, उसके बाद अगर वो पास हो गया तो वो एक्ट बन जाएगा। उसी तरीके से एक्ट बन जाएगा, मतलब एक्ट बन गया, अगर पापा मम्मी ने पास कर दिया तो इसका मतलब आपको पैसा मिल गया, आपका काम हो गया। उसी तरीके से सरकार में भी है कि हम अपना जो है डिमांड बताएंगे कि हाँ हमको ये चीज़ें चाहिए, सब कुछ है, वो एक एप्रोप्रिएशन बिल वो जनरेट करेंगे। फिर अगर वो बिल जो है पूरा पार्लियामेंट के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू वो पास हो गया तो वो एक एक्ट बन जाएगा, जब उसमें प्रेसिडेंट का थप्पा लग जाएगा। तो उसी हिसाब से एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हमारा खर्चा रहता है सब एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उसके थ्रू जो है सारा खर्चा जो है मैनेज किया जाता है। उस कंसोलिडेटेड फंड में जितने भी आपके टैक्सेस वगैरह जो हैं, उसका रेवेन्यूज वगैरह जो है सब कुछ उसी में जाता है, जिसमें कहीं से हमने कल लोन लिया हो, सारी चीज़ें हैं, एक्सपेंडिचर भी हमें जो करना है, वो जो है वो मेन एक फंड है जिसमें सारी तरीके के एक्सपेंडिचर्स और सारी चीज़ें, कुछ एक्सपेंडिचर्स जैसे उसमें अगर इसमें देखिए एप्रोप्रिएशन बिल का भी मैंने बताया इसमें, हाँ
भारत की संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल नंबर 266(1) में ये चीज आती है। इसमें क्या चीज मैंने आपको बताया, सारे टैक्सेस जितने भी इनकम टैक्स, सेंट्रल टैक्स वगैरह, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, ये सारी चीजें, और जो भी नॉन टैक्स रेवेन्यूज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जितने भी हमारे फाइन्स और ये सारी चीजें, सब कुछ जो है वो इसी के अंदर आता है। जितना भी पैसा सरकार को इकट्ठा होता है, ज्यादातर पैसा, वो सब इसी के अंदर आता है, इसी से ही पूरा खर्चा हो चलता है। लोन्स वगैरह के बारे में भी अगर हम बात करें तो सारी चीजें इसी में ही होगा कि कितना हमें लोन्स देना है, सब चीजें हैं। फॉरेन से भी हमने कितना पैसा लिया है, कितना पैसा हमने दिया है। जबकि जैसे जो बड़े जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं और हाई कोर्ट के जैसे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इन सबकी सैलरीज वगैरह भी जो है ना, सब इसी से दी जाती है। इसमें दो तरीके के खर्चे होते हैं, जैसे एक चार्ज खर्चे होते हैं और एक मेड खर्चे होते हैं, कि हाँ ये चार्ज खर्चे और मेड खर्चे। जैसे चार्ज खर्चे जो हमें पता ही है कि भैया हाँ हमको ये खर्चे करने ही है, सबकी सैलरी जानी ही जानी है, इन सब जगहों पे पैसा खर्च होना ही होना है, वो सब एक चार्ज खर्चों में आता है। और मेड खर्चे में, जिसमें जैसे हम खर्चे जो है अभी बना रहे हैं, इस साल का हमने ये बजट बनाया, इस बजट में ये सारी चीजें हमें ये खर्चे करने हैं, सारी चीजें, तो उन खर्चों के बारे में इन सब चीजों पे देखा जाता है। इसी तरीके से दो और तरीके के फंड्स होते हैं। एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का सार्वजनिक खाता। इस खाते में हम क्या देखते हैं, इस खाते की बात करें तो इसमें जितना भी हमारा बैंक वगैरह का जो पैसा होता है ना, जो हमारा सेविंग डिपॉजिट वगैरह, या फिर हम लोग जो सेविंग डिपॉजिट में बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, वो सब चीज़ों में रखते हैं कुछ, हम जो पूरा एक बैंकिंग का जो पूरा जो खर्चा आया गया, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट में क्या है, हमने उसको फिक्स तो नहीं कर दिया पूरे टाइम के लिए, वो हमारा पैसा अभी आज हमने रखा है, कल हम निकाल भी सकते हैं। तो वो एक पब्लिक अकाउंट की तरह वो वर्क करता है कि हाँ डिपॉजिट किया हमने और उसके बाद हम वो चीज़ें निकाल भी सकते हैं। लोगों का जैसे प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है, वो सारी चीज़ें जो है, वो सब जो पब्लिक अकाउंट का जो आज है और कल निकल भी जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है हम इस पब्लिक अकाउंट में देखते हैं। क्योंकि जैसे कंसोलिडेटेड है, वो तो हमने टैक्स दे दिया, वो तो अब सरकार का ही हो गया, लेकिन पब्लिक अकाउंट में वो हमारा भी, हम सेविंग अकाउंट से अपना पैसा वैसा निकाल सकते हैं। तो जो बैंकिंग का जैसे जो रेगुलेशन में जो पैसा रहता है, वो हम इस पब्लिक अकाउंट में देखते हैं, सार्वजनिक खाते में देखते हैं। एक कंटिजेंसी फंड होता है। अब ये कंटिजेंसी क्या होता है, अब हमें कई बार होता है ना, हमारे घर में भी हम ये कंटिजेंसी फंड रखते हैं। अब हमें पता तो है नहीं कब कौन सी क्या प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए किसी को एकदम से तबीयत खराब हो जाए, हट्टा कट्टा इंसान है, सब कुछ आजकल पता तो नहीं चलता ना किसकी किस समय तबीयत खराब हो जाए कि क्या आ जाए। कुछ मान लीजिए आपके यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो खराब हो गई और उसकी भाई डेली ही ज़रूरत रहती है, उसके बिना काम ही नहीं चलता। जैसे विंटर में मान लीजिए गीज़र है, गीज़र के बिना कैसे काम चलेगा। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं टाल सकते हैं, वो एक अचानक से आ जाते हैं, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। वो एक कंटिजेंसी फंड होता है, वो भी हमारा यहाँ पे भारत सरकार जो है वो भी लेके चलती है, जिसमें से कभी कभी जो अचानक से खर्चे आ जाए, अनफॉर्चून एक्सपेंडिचर जो आ जाए, वो आ जाए। कंटिजेंसी फंड कब बना, 1950 में जो है ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया, क्योंकि अनफॉर्चून खर्चों के बारे में हमें नहीं पता होता है, कभी कौन सा खर्चा अचानक से आ जाए जो हमें करना पड़ जाए, उसके बारे में, उसके लिए पैसा अगर होता है निकालते हैं, तो हम इस कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं। तो ये तीन तरीके के फंड्स है जो आपने देखे, कंसोलिडेटेड, एक पब्लिक फंड और साथ पब्लिक अकाउंट फंड, और तीसरा कंटिजेंसी फंड। ये आपने मेरे ख्याल से सब पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को सब याद होगा कि मतलब ये सारे फंड्स होते हैं जिसमें से पैसा जो है बजट के टाइम पे निकाला, बजट ही बताता है कि कितना पैसा हमें कहाँ से ज़रूरत है, कैसे निकालना है। अब हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन बिल पे, इसी पे बात कर रहे थे हम। तो एप्रोप्रिएशन बिल हमें बताता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो फंड है उसमें से हमें पैसा कितना निकालना है, क्या है वो बिल हम बताते हैं। उस बिल को जब हमारे प्रेसिडेंट जी थप्पा लगा देते हैं तो वो एक एक्ट बन जाता है। वो एक जब एक्ट बन जाता है तो हम उस पैसे को निकाल सकते हैं। अब आपने जैसे पॉलिटी में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि एक मनी बिल होता है और फाइनेंस बिल वाला होता है। फाइनेंस बिल का ही पार्ट होता है एक मनी बिल। फाइनेंस बिल जैसे आपने आर्टिकल नंबर 117 में देखा होगा, और मनी बिल जो है वो आपने आर्टिकल नंबर 110 में देखा है। मनी बिल के बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हम इसी की चीज़ों में पूरा डिस्कस करेंगे मनी बिल वगैरह में। मनी बिल में क्या होता है, कुछ भी हमें जो भी टैक्सेस हैं वो लगाने हैं, हटाने हैं, उनको हमें और आगे बढ़ाना है, क्या करना है, उन टैक्सेस का हम लोग देखते हैं कि कौन सा टैक्सेस हमें क्या कैसे क्या करना है। जो हमारा गवर्नमेंट की बोरोइंग्स है, मतलब जो हम लोग जो है कहीं से हम लोग पैसा जो है लेते हैं, वो हमारा लेन देन वाला जो पैसा है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो जो है प्रॉपर जो है मनी बिल में जो है वो जाता है। जैसे अब देखिए पॉइंट्स देख लेते हैं इसके, क्या है, धारा नंबर 110 में ये चीज़ देखी जाती है। इसमें जो है जितना भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि मनी बिल है, नाम ही में ही धन है, तो मतलब ऑब्वियसली पैसे की बात करेंगे। इसमें टैक्सेस के बारे में सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जो भी हम लोग उधार लेते हैं उन सब चीज़ों के बोरोइंग के बारे में देखा जाता है।
उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जितना भी पेमेंट या विड्रॉ करना है उन फंड्स के बारे में, वो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू किया भी जाता है। द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, कि हम लोग एक पूरा बिल बनाते हैं सारी चीज़ें कि किस हिसाब से हमें कहाँ से कितना पैसे की ज़रूरत है, क्या है, उस हिसाब से ही वहाँ से जो है पैसा निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें हम बात करते हैं मनी बिल के बारे में। अब कैसे क्या होता है, शायद आप लोग ने पूरा पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो एक आपका पॉलिटी भी रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने। क्या करते हैं, मनी बिल आपने पढ़ा होगा कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट हो सकता है, वो राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं होता है। मनी बिल हमेशा लोकसभा में प्रेजेंट होगा। लोकसभा में क्या रहेगा, और लोकसभा में भी कैसे प्रेजेंट होगा, प्रेसिडेंट उसको जब कहेगा कि हाँ इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जब उसका अप्रूवल मिलेगा तब वो प्रेजेंट होगा। पर प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद जो है लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया जाता है। जब लोकसभा में प्रेजेंट होगा तो उस पर डिस्कशन किया जाएगा, कुछ भी रिकमेंडेशंस कुछ भी रहेगा उसमें, मतलब कि कट शॉर्ट करना है हमें, जैसे भी बताया था काफ़ी पॉलिसी कट मोशंस और ये सब मोशंस वगैरह सब, इकोनॉमिक मोशन, टोकन मोशंस वगैरह सब रहते हैं। तो अगर हमें उसको ग्रांट करना है, नहीं करना है, हमें वो ज़रूरत है, मान लीजिए हमें कम करना है, हमने कोई नया टैक्स, जैसे आपने जीएसटी वगैरह का देखा होगा, तो जीएसटी वगैरह जब आया था तो उसमें बहुत डिस्कशंस वगैरह सब कुछ हुए थे। तो वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं कि भैया कौन सा मोशन कैसे क्या रहना है, क्या है, और जो बिल को पास करना है कि नहीं करना है, और इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं इसमें। तो जब हम वो बिल, मनी बिल हम लगाते हैं लोकसभा में, वहाँ पे पूरा डिस्कशन होता है। लोकसभा से जब वो पास हो जाएगा तो वो जाता है राज्यसभा में। लेकिन क्या राज्यसभा इस पर कुछ कर सकती है? राज्यसभा इस पर सिर्फ अपने विचार बता सकती है कि मतलब हाँ ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकती। और लोकसभा कहीं भी उसमें कंपल्शन नहीं है उसको कि हाँ जो राज्यसभा ने बोला है वो उसको करना ही करना है। वो चाहे तो उसके रिकमेंडेशन को माने और चाहे तो ना माने। और राज्यसभा के पास टोटल 14 दिन का टाइम होता है वो इस बिल को, इसके ऊपर डिस्कस करे। और अगर उसने 14 दिन के अंदर ये सब चीज़ें नहीं करी, कुछ भी नहीं है, तो हम मान लेते हैं राज्यसभा से वो पास हो गया है। अगर 14 दिन में उसने कोई रिकमेंडेशन बताई कि हाँ इसमें आपको ये चेंजेस ला सकते हैं, ये सब चीज़ें, लोकसभा का मन किया मानेगा, नहीं मन किया नहीं मानेगा। उसके बाद जब ये राज्यसभा लोकसभा से आ जाता है तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के ही पहले अप्रूवल से ही ये प्रेजेंट होता है लोकसभा में। तो प्रेसिडेंट या तो इसको एक्सेप्ट करे या तो इसको ऐसे रिजेक्ट करते हैं, या तो अपने एक्सेप्ट करे या तो इसको अपने पास रखे रहे। ये जो है दोबारा से लोकसभा में नहीं भेज सकता कि भैया इसको फिर से देखो, फिर से इस पर जो है विचार करो, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। ये अब प्रेसिडेंट जो है इस पर ज़्यादातर होता है कि प्रेसिडेंट इस पर हामी भर ही देते हैं, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही वो गया ही था पहले, तो प्रेसिडेंट को उन सब चीज़ों के बारे में पता ही है कि क्या है, कैसा बिल है, क्या है, और जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो बिल आया है कुछ है, तो प्रेसिडेंट उसे पास कर देते हैं। तो जब प्रेसिडेंट पास हो जाता है तो फिर वो एक एप्रोप्रिएशन बिल, जैसे आपका मनी बिल जो जैसे भी लगा होता है, वो एक एक्ट बन जाता है। तब आपको जो वो पैसा जो है, जो भी चेंजेस करने होते हैं, कुछ होता है, तो वो वहाँ से आप जो है पैसा जो है निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आपको जितना पैसा की ज़रूरत है क्या है, तो आप जाके वो पैसा बिल निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा आप लोगों की पॉलिटी भी है, वो भी रिवाइज होती चली जा रही है, क्योंकि पॉलिटी में भी आपने ये सारे आर्टिकल्स और ये सब चीज़ें पढ़े हैं कि मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, फाइनेंस बिल वगैरह। फाइनेंस बिल का वही है कि फाइनेंस बिल में मनी बिल भी आता है और इसके अलावा और बिल्स भी आते हैं, जिसको जो है देखा जाता है जो फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें रहती हैं, पैसे से ही लेन देन वाली चीज़ें रहती हैं। और एक उसका एक पार्ट है 117 सेकेंड में, जिसमें फाइनेंस के रिलेटेड नहीं, कुछ पॉलिसी से रिलेटेड जो है चीज़ें बातें रहती हैं। या आप पॉलिटी वाली मैम से, परिया मैम से पूरा अच्छे से पढ़िएगा, वो आपको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगी। जितना इकोनॉमिक्स में ज़रूरत है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो एप्रोप्रिएशन बिल आपने देख लिया क्या होता है, कि वो विड्रॉ करने के लिए पैसा जो भी उसको एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है, तो वो बिल्स जो है वो लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। उस बिल को जब प्रेसिडेंट पास कर देता है तो वो एक एक्ट बन जाता है। उसी तरीके से फाइनेंस बिल, जो भी हम जो आर्टिकल नंबर 117 में आता है, फाइनेंस बिल के बारे में भी हमने डिस्कस करा, उसी का पार्ट होता है आर्टिकल नंबर 110 में जो हमारा आता है मनी बिल। मनी बिल के बारे में भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि मनी बिल क्या होता है, कैसे इसको लोकसभा में लगाया जाता है, वहाँ पे डिस्कशन वगैरह होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, अगर चाहे तो उसमें रिकमेंडेशन वगैरह देते हैं, नहीं तो प्रेसिडेंट के पास जाके उसको जो है वो एक एक्ट बन जाता है। तो ये भी हमने देख लिया। फाइनेंस बिल वगैरह क्या है, फाइनेंस बिल का एक सेक्शन 1 और 2 भी होता है, जिसमें और भी चीज़ें होती हैं कि वो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें जो है बताई जाती हैं 1 और इस और बाकी जो सारी जो डिटेल में चीज़ें हैं वो आप पॉलिटी में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर एक FRBM एक्ट आया था 2003 में। इसमें क्या होता है, FRBM का फुल फॉर्म फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट।
नाम में ही है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो हमारा जो फिजिकल एक्सपेंडिचर और जो हमारा आय और व्यय है उस चीज़ को देखना, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को देखना कि कैसे क्या रहेगा। इसमें मेन चीज़ हम क्या देखते हैं कि फिजिकल डेफिसिट ना हो, डेफिसिट को देखते हैं कि हमारा डेफिसिट ना हो। डेफिसिट कैसे होगा, जब हमारा डेफिसिट क्या होता है, जब हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा होने लग जाता है, जब हमारे खर्चे जो हैं हमारा व्यय जो है हमारी आय से ज़्यादा होने लग जाएगा तो हम डेफिसिट में चले जाएंगे। वो चीज़ हमारे साथ भी होती है। उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, बैंक के पास जाएंगे तो लोन ले लेंगे। उसी तरीके से सरकार भी है, वो भी लोन लेती है। तो एफआरबीएम एक्ट 2003 में जो आया था उसका यही था कि हमें फिजिकल डेफिसिट जो है वो अपना कम से कम रखना है और हमें जो अपने जीडीपी ग्रोथ हो रहा है वो सब चीज़ें ज़्यादा करनी है। बजट का भी पूरा मैनेजमेंट या अपने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट, बजट का भी जो है पूरा मैनेजमेंट करना कि बजट हम उस हिसाब से डिज़ाइन करें कि हमारे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज जो है बराबर आ सके, कुछ बची जाए, ख़त्म ना हो। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मतलब हम लोग जो है पूरा, जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या था, वो एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें वो देखता था, तो वो सारी चीज़ें हम पूरा इसमें देखें कि एम्प्लॉयमेंट भी बना रहे, इन्फ्लेशन भरा भी ना रहे और हमारी ग्रोथ भी होती रहे। फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी आपने वही चीज़ देखी कि हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वगैरह की चीज़ें पूरा देखता है, तो उसका ही पूरा देखते हैं कि वो स्टेटमेंट पूरा देते हैं कि भैया फिजिकल पॉलिसीज़ वगैरह में कैसे, ये एफआरबीएम एक्ट के अंदर ही आप देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स। एफआरबीएम एक्ट का क्या मतलब मेन वो होगा कि आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, तो फिजिकल स्ट्रैटेजी हो रहा क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि मतलब आप आगे क्या करना चाहते हैं, उसके नीति के बारे में आपका क्या बताएंगे कि भैया हम पहले से नहीं बताते कि हम पढ़ाई करना है तो हम क्या सोच के पढ़ाई कर रहे हैं भैया कि हम ये हाँ हमको आज इतना खत्म करना है, आज हम इतना, जैसे हम लोग ने भी अपना जो है प्लान निकाला है आप लोगों के लिए, जो कि पीसीएस की तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं, तो पीसीएस की तैयारी कराने के लिए हम लोग ने भी तो अपना एक पाथ बनाया कि हाँ भाई हमें ऐसे ऐसे करके हमें बच्चों को पढ़ाना है, इस तरीके से होगा ताकि हम बच्चे जो है अपना एग्जाम जो है वो आप लोग निकाल सकें। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना प्लान बनाती है पूरा कि हाँ हमें कैसे क्या प्लानिंग करनी है जिससे जो है हमारा रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर आ सके और हमारा जो है डेफिसिट में ना जाए, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिर एक्सपेंडिचर बजट, रिसिप्ट बजट कि कहाँ एक्सपेंडिचर कितना करना है और कहाँ से हमें कितना पैसा मिलेगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं। फिर एक्सपेंडिचर की पूरी प्रोफाइल, मतलब पूरा देखेंगे, पूरा एक्सपेंडिचर का पूरा सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स पूरी सब दी रहेंगी। प्रोविजन इन द फाइनेंस बिल, इसमें हम देखेंगे फाइनेंस बिल में और क्या क्या चीज़ें, हम मनी बिल आपने एक देखा था, फाइनेंस बिल के बारे में बात करेंगे तो फाइनेंस बिल में भी क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ों के बिल्स के बारे में जो है वो पूछा होगा। और बजट एट अ ग्लांस, मतलब एक समरी आखिरी में आएगी कि भैया ये मेन मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, बाकी तो डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, एक ये मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप पहले देख लीजिए, ये मोटे मोटी चीज़ें जो हम लोग के साथ सबसे ज़्यादा पढ़ाई में काम आते हैं कि हमारे एग्जाम्स में उन्हीं सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। डिटेल में इतना हमें भी बजट में नहीं घुसना होता है क्योंकि हमारे एग्जाम में जितनी ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे ना, ज़्यादा डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है। तो हम इसकी बात कर रहे थे, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, तो बिल कैसे पास होगा, पूरा पॉलिटी भी डिस्कस हो गया, सारे फंड्स भी इसी में सब हो गए। तो बिल जब पास हो जाएगा तो वो एक्ट बन जाएगा, जब वो एक्ट बन जाएगा तो हम जो उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है पैसे जो वो निकाल सकते हैं। पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल पे जो है वो जब पास होगा कि मतलब भाई वो उसके भी ऊपर पूरा लोकसभा वगैरह में डिस्कशन होता है, सारी चीज़ें रहती है, वो भी उसी में ही एक पार्ट है, वो मनी बिल और फाइनेंस बिल जो है 2 सेक्शन में आता है। तो वो सारे बिल्स पे जब पूरा जो हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कशन होगा, सब होगा, तो फिर वो पास होगा पार्लियामेंट वगैरह से, प्रेसिडेंट का थप्पा लग जाएगा, तो हमारा समझिए बजट पास हो गया पूरा। अब ये पूरी चीज़ हमने सारी डिस्कस ही कर ली, सारे बिल्स वगैरह जितने भी तरीके के हैं, आपने मनी बिल भी जान लिया क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या होता है, पब्लिक अकाउंट वगैरह क्या होता है, कंटिजेंसी फंड वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने आज जान ली। अगली क्लास में टैक्सेस के बारे में जानेंगे कि रेवेन्यूज कहाँ से अब जनरेट होंगे, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि सारे रेवेन्यू का बेसिकली कहाँ से जनरेशन का हमारा स्रोत है, पूरा क्या है, तो वो अगली क्लास में हम लोग जानेंगे। तब तक ले हमारे चैनल के लिंक को जो है शेयर करिए और हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।